आज यह देख लिया जाए कि जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उसमें आपको क्या क्या कौन कौन से अम्ल विशेष तरह से जो पाए जो आपको उपयोगी हैं। जैसे आपको शीतल पेय जितने पदार्थ यूज करते हैं उसमें आपको कार्बोलिक अम्ल होता है, यानी H2CO3। इमली है उसमें टार्टरिक अम्ल होता है, सेब है उसमें मलेइक अम्ल होता है, सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है, संतरा, नींबू और प्याज, ये सब जो जिसको विटामिन सी कहते हैं उसे स्कार्बिक अम्ल भी कहते हैं। तो विटामिन सी का भी नाम याद रखिए, स्कार्बिक अम्ल कहते हैं। इससे आपको जितने भी नींबू प्रजाति के जैसे आपको संतरा, मौसमी, ये सब में पाए जाते हैं, प्याज में भी, तो ये विटामिन सी पाया जाता है, उसी को स्कार्बिक अम्ल कहते हैं। संतरा नींबू में एक और भी अम्ल पाया जिसको साइट्रिक अम्ल कहते हैं, सिट्रिक अम्ल कहा जाता है। जो भी विकल्प में हो साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल, वो संतरा आप नींबू में पाया जाता है। दही में जो पाया जाता है वो लाइट्रिक अम्ल होता है। चींटी या जितनी भी बड़ी प्रजातियां होती है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। यानी समांतर से चींटी इत्यादि काटने से जो दर्द पैदा होता है, तो ये दर्द किसी कारण से होता है, तो जवाब होगा कि फार्मिक अम्ल के कारण से होता है। तो ये सब आपको पदार्थ है जिसमें आपको पदार्थों में आपको अम्ल पाए जाते हैं। ये आपका इसके बाद ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो जैसे आपको HI है, यानी अम्लों की प्रबलता पर भी प्रश्न बनते हैं कि अम्ल कौन सा प्रबल अम्ल है। तो कंपेरिजन में देखिए HI जैसे जैसे तीर दिखाए हैं तो HI प्रबल होता है, HCl से HNO3 भी प्रबल होता है, H2SO4 से सभी प्रबल है। जैसे H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इससे ये लगता है कि वो सबसे प्रबल है, इसलिए उसे अम्लों को राजा कहते हैं। लेकिन आपको अम्लों का राजा इसलिए कहते हैं कि वो अधिक यूज होता है। जैसे कई ऐसे पदार्थ है जिसको उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ उस समय नहीं है, कि अम्लों का उपयोग, क्षारों का उपयोग और लवणों का उपयोग एक साथ अलग से बताया जाएगा। तो जैसे H2SO4 है, HNO3 है, तो ये इसमें वो अम्लों का राजा है, इसलिए उसे कई पदार्थ बनाए जाते हैं, इसलिए उसको अम्लों का राजा कहा जाता है। लेकिन प्रबलता में ये आपको इस क्रम में HI प्रबल होता है, HCl, HNO3 ये सब प्रबल है। ये इसको ऑक्सीडाइटिंग में प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट भी कहते हैं। ये आपको HNO3 को, H2SO4 है, H3PO4 इस तरह से प्रबलता क्रम है। उसी प्रकार अब उससे भी आपको एसिटिक एसिड है उससे दुर्बल होगा, उससे दुर्बल आपको कार्बोलिक अम्ल होता है ये। इसके बाद HCN है। जितने भी अम्ल चर्चा किए ये सब दुर्बल अम्ल के श्रेणी में आएंगे और ये प्रबलता का क्रम था। लेकिन एक प्रश्न जो सबसे अधिक कंपटीशन में पूछा जाता है बार बार किसी कंपटीशन में, कि जैसे ईंध में दे देगा, जैसे हमारी धारणा ये है इससे क्लोराइड होता है, तो क्लोरीन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है, तो जो जानते हैं वही गलती कर देते हैं। HF ऊपर होता है तो ये लगता है कि उनके अम्ल प्रबल होंगे और आयोडीन नीचे उनके अम्ल दुर्बल होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। इसमें HI सबसे प्रबल होता है, उसके बाद HBr आता है, तब HCl, यानी नीचे से ऊपर टॉप टू बॉटम की स्थिति में उनकी अम्लों की प्रबलता जाती है। तो ये सिद्ध है। उसी प्रकार देखिए NaOH पहले लिखा जाता है, NaOH की प्रबलता रहती है, लेकिन KOH NaOH से भी प्रबल होता है, इसलिए BaOH का होता है, इसे NH4OH है। तो ऐसे करके आपको अम्लों की प्रबलता पर या क्षारों की प्रबलता पर ये जो प्रश्न था जो समांतर से इसमें प्रबलता की कौन होगा, तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखना, आप इससे आगे देखा जाए तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं कि जो धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल की विशेषता होती है तो धातुओं से अभिक्रिया करके, जो सक्रिय धातु है, देखिए जो हाइड्रोजन से नीचे के धातु है, यानी कॉपर, क्या क्या उसमें आएगा, Ag है, Pt है। तो ये जो तत्व है ये आपको अम्ल से आपको अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, और जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को निष्कासित करते हैं। क्षारों में नहीं होते, लेकिन उसमें भी कुछ है, जैसे आपको NaOH है और वह आपको जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यह जिंक जो होता है NaOH से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है, लेकिन अम्ल में प्राय अम्ल से सभी सक्रिय धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो यह आपका ये था। इसके बाद देखा जाए जो अब तक पढ़े हैं वो अम्ल क्षारक की श्रेणी में नहीं आते हैं, और भी आपको तत्व आ जाते हैं, सारे पदार्थ आ जाते हैं, तो उसके विषय में भी समझ लिया जाए। उसके बाद में अम्ल और क्षारक के विषय इस अभिक्रिया में जैसे HCl है प्लस H2O है, बन रहा है H3O प्लस आयन और आपको Cl माइनस आयन। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ से यहाँ प्रोटॉन जा रहा है, एक जा रहा है यहाँ, इसलिए क्या होगा, ये अम्ल हो जाएगा
तो ये क्या होगा, यहाँ क्षारक हो जाएगा। इस विकल्प में अगर इस समीकरण दे करके पूछ दें तो ये समझिए कि यहाँ ये क्षारक कार्य कर रहा है। अब इसके पास फिर प्रोटॉन देने की क्षमता हो जाएगी, तो प्रोटॉन ये प्रदान कर सकता है, प्रोटॉन ले नहीं सकता है, तो इस समीकरण के अनुसार ये फिर अम्ल हो जाएगा। और तो यह अम्ल हो जाएगा तो क्षारक काम करेगा। लेकिन ऋणायन अगर समांतर इस समीकरण के आधार पर कर रहे हैं क्योंकि वहां कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। उसी प्रकार NH3 है प्लस H2O है, इसके बेस पर देखा जाए तो NH4 प्लस आयन बनता है और OH माइनस आयन बनता है। ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है, ये प्रोटॉन ले रहा है, जो प्रोटॉन लेने का कार्य कर सकता है वही आपको वो क्षारक हो जाता है। तो यहाँ ये अम्ल का कार्य कर सकता है। पुनः ये क्या होगा, प्रोटॉन देने का काम कर सकता है, तो ये फिर आपको ये अम्ल हो जाएगा, तो ये आपको क्षारक होगा। तो इस प्रकार इसके आधार पर बना, प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने के आधार पर आपको अम्ल और क्षारक की निर्धारण हुआ। लेकिन और इसके बेस पर और भी समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इससे है कि एक कॉन्सेप्ट लुईस का था और लुईस के कॉन्सेप्ट को मिला करके अगर देखा जाए और इस ब्रासलिकेट और लोरी के अनुसार तो जो सामान जानते हैं जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब अम्ल तो है, ये तो सामान जान गए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ क्या सीखे कि NH4 प्लस भी क्या होगा, ये अम्ल की श्रेणी में आएगा। इसके बाद देखो कि HCO3 पर माइनस दिया जाए, HSO3 पर माइनस दिया जाए, H2PO4 पर अगर माइनस दिया जाए तो इस तरह से, या HSO4 पर माइनस दिया जाए तो ये तो अम्ल की भी श्रेणी में आएंगे ये, और ये क्षारक दोनों के श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए इस चीज को है कि ये दोनों में प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले सकते हैं, तो इस स्थिति में। अन्यथा जो ऋणायन जो धनायन होते हैं सभी धनायन अम्ल होते हैं, इसलिए Cu प्लस प्लस Ag प्लस आपका Au प्लस Au पर 3D प्लस हो सकता है। तो जितने भी धनायन होंगे वो तुरंत क्या होगा, वो अम्ल की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए धनायनों में कोई दिक्कत नहीं है और इसको आप पहचानते भी हैं, लेकिन यह दोनों के श्रेणी में आता है तो इससे मतलब नहीं है, धनायन आपको अम्ल होंगे। इसके बावजूद 2-3 BF3 AlCl3 इसको भी याद रखना है कि BF3 है आपको, AlCl3 है, ये भी क्या होते हैं आपको, ये लुईस के अनुसार ये अम्ल कहलाते हैं। तो इन दोनों को याद रखना होगा कि अम्ल कहलाते हैं। उसी प्रकार अगर क्षारक को देखा जाए तो क्षारक की श्रेणी में और तो सब जानते हैं कि NaOH, KOH, इसके बाद जितने ऋणायन होंगे जैसे Cl माइनस आयन है, OH माइनस आयन होगा, तो जो ऋणायन होंगे वो क्या होंगे, आपको क्षारक हो जाएंगे। इस परिभाषा के अनुसार ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये सभी क्या है, क्षारक भी हो गए। इसमें बता रहे थे कि अम्ल दोनों कार्य करते हैं। लेकिन NH3 ये उदासीन है, फिर भी ये क्षारक का कार्य करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। उसी प्रकार एल्कोहल ROS, ईथर ROR' यानी एल्कोहल जो होगा, एल्कोहल, ईथर और एमीन NH2, इसको भी याद रखने होगा। ये जिसमें यानी एमीन, ईथर और एल्कोहल ये भी क्षारक के श्रेणी में आते हैं। जितने भी एमीन हो जाए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन शब्द आ जाएगा तो वो भी आपको क्षारक के श्रेणी में आएगा। तो इसको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन लेवल में ये आपको विशेष तरह से महत्वपूर्ण था, जिसके विषय में आपको बताया गया। छात्रों को अब बोर्ड पर पहले लिख दे रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए। और एक लवण यानी अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होते हैं। तो यानी अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण क्रिया से लवण प्राप्त होते हैं। इसमें से याद रखिएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के जो उदासीनीकरण से होगा उसमें उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। और वो चीज याद रखने के लिए होता है कि 13.7 यानी 13.7 अगर की बात आती है 13 किलो जूल, तो उतनी अगर ऊष्मा प्राप्त होती है। ये विकल्प में पूछा जाता है कि आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 13.7 आपको प्राप्त होती है। इसके बाद जो सामान्य अब इससे देखा जाए कि लवणों के प्रकार, और तो चीज मतलब नहीं है कि लवणों के कितने प्रकार होते हैं।
तो आपको जो सामान्य लवण, पहले सामान्य लवण होते हैं, सामान्य लवण के मतलब कि देखो बीच में कहीं OH नहीं आया, तो ये सब सामान्य लवण है। जैसे आपको अब समान लवण NaCl, Na2SO4, K2SO4, KNO3, NH4 का होल थ्राइस PO4, BaCl2, FeCl3, ये तीनों जो ऊपर लिखे हैं ये सब समान लवण की कैटेगरी में आते हैं, यानी अम्ल और क्षार के उदासीकरण से प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें H और OH आयन नहीं है, ये सब समान लवण ही हैं। लेकिन इसमें भी समान लवण में कुछ लवण ऐसे होते हैं जो प्रकृति में उदासीन होते हैं, और जैसे NaCl है, KNO3 है, Na2SO4 है, K2SO4 है, NH4 का होल थ्राइस PO4 है, BaCl2 है, ये सब क्या है? तो ये समान लवण कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ध्यान ये ट्रिक यही है कि देखो प्रबल अम्ल जैसे HCl होता है और NaOH प्रबल होता है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनता है वही उदासीन लवण हो जाएगा। जब दोनों प्रबल होंगे तो उदासीन लवण होगा, इसलिए ये सब क्या है आपका उदासीन लवण होंगे। और अम्लीय लवण जो होता है वो आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जब लवण बनेगा तो वो आपको अम्लीय लवण होगा। तो इसमें आपको देखे थे कि दुर्बल क्षार वाले हिस्सा पहले लिखे थे कि COOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, ये दुर्बल क्षार होता है। तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से जो लवण बनता है तो आपका अम्लीय नेचर का होगा, इसलिए ट्रिक पे याद रखिएगा। और उसके आधार पर FeCl3, NH4Cl और CuSO4 इसको याद रखिएगा कि अम्लीय लवण होता है। कौन कौन होता है? यानी क्या बता रहे हैं कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनेगा वो तो उदासीन हो जाएगा, और ऊपर के जो लवण NaCl है, KNO3 है, Na2SO4 है, K2SO4 है, ये उदासीन लवण हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से लवण बनता है तो वही अम्लीय नेचर का हो जाता है। FeCl3 है, NH4Cl है, CuSO4 है। इसमें देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, वो भी उसी का हिस्सा है, और वो सल्फ्यूरिक अम्ल का हिस्सा है, इस बार ये आपका। लेकिन जो क्षार है FeOH का होल थ्राइस ये दुर्बल क्षार होता है, NH4OH वो भी दुर्बल क्षार होता है, CuOH का होल ट्वाइस वो भी दुर्बल क्षार होता है। तो इसलिए ये लवण आपको अम्लीय होते हैं। और ये Na2CO3, KCa, CH3COO Na ये क्या होता है? क्षारीय लवण होता है। इसलिए इन दोनों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये समान लवण होते हैं, लेकिन ये FeCl3, NH4Cl और CuSO4 ये अम्लीय लवण है, इसलिए विकल्प में पूछे जाते हैं। और Na2CO3, KCl और CH3COO Na ये क्षारीय लवण होंगे, है समान लवण, लेकिन ये क्षारीय प्रकृति होते हैं, इसलिए क्षारीय लवण की श्रेणी में आते हैं। अब अम्लीय लवण किसे कहते हैं? तो अम्लीय लवण अलग हो जाएगा। ये समान लवण थे लेकिन उसमें क्षारीय प्रकृति के थे, ये समान लवण थे और अम्लीय प्रकृति के थे। अब अम्लीय लवण जिसके बीच में H+ होते हैं आयन, वो समझिए, तो इसे समझ जाएंगे, तो बीच में H+ होगा वो अम्लीय लवण होगा। इसलिए NaHSO4 है, NaHCO3 है, NaH2PO4 है, Na2HPO4 है, ये आपको क्या है? अम्लीय लवण है। लेकिन एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये NaHCO3 लवण अम्लीय है, लेकिन इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए परीक्षा में पूछ देता है, तो लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। लवण तो अम्लीय है लेकिन इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ऐसे। अतः अब ये कंफ्यूज होती है कि लवण अम्लीय H बीच में है तो ये अम्लीय हो जाएगा, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार बीच में OH आता है तो आपको लवण क्षारीय हो जाते हैं, ये तो आसान से आप पहचान लेंगे कि बीच में OH आएगा। अब द्विक लवण, तो द्विक लवण मतलब दो समान लवणों को क्रिस्टल करके बनाए जाते हैं, तो द्विक लवण होते हैं। तो ये तो देख रहे कि बड़े बड़े लवण है, FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, 6H2O, तो इनका सूत्र ही बड़ा है, तो इसको मोहर लवण कहते हैं, कुछ लोग मोर लवण भी कहते हैं। तो ये आपका द्विक लवण की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार फिटकिरी, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये भी, और फिटकिरी कई होती है आपको। तो जितने भी बड़े हैं वो सब क्या है? आपका द्विक लवण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये आपको अब तो हमने देखा, रिपीट करके इसको समझ गए होंगे। उसी प्रकार मिश्रित लवण क्या होते हैं? तो मिश्रित लवण वो लवण होता है जिसमें या तो दो धनायन हो या दो ऋणायन हो। जैसे देख रहे हैं कि Na भी है और K भी है, तो दो धनायन है, NaKSO4 है, इसलिए मिश्रित लवण होगा। उसी प्रकार CaOCl2 में O भी ऋणायन है, Cl भी ऋणायन है, इसलिए क्या होगा? ये मिश्रित लवण होगा।
और NaNH4 HPO4 इसका विशेष याद रखिएगा माइक्रोकास्मिक लवण होता है, ये मिश्रित लवण होता है। क्यों कह रहे हैं विशेष याद रखने के लिए कि यो आपको मूत्र रोग के परीक्षण में यूज होता है और इसलिए दवा के रूप में, और इसके कारण से परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि ये माइक्रोकास्मिक लवण इसका नाम है और ये मिश्रित लवण की श्रेणी में आता है। संकर लवण, तो संकर लवण के मतलब कि जब जल में घोलेंगे तो उसके सभी आयन अलग अलग नहीं होते हैं, तो वो संकर लवण कहलाते हैं। इसमें तो एक ट्रिक है कि बड़ा ब्रैकेट लगा रहता है तो वो आपका संकर लवण होगा। ऐसे भी K4FeCN6, K3FeCN6, AgNO3Cl और CuNH4Cl, तो ऐसे करके जो ब्रैकेट लगा है इसके मतलब कि क्या है, वो संकर लवण है। तो उम्मीद है कि अब इसको देख लिए। अब हम लोग आगे इसको समझेंगे पीएच मान और सूचक किसे कहते हैं, तो उसको आगे समझा जाएगा कि पीएच मान और सूचक क्या होते हैं।